नमस्कार दोस्तों। आज हम इतिहास के एक ऐसे अध्याय को पलटने जा रहे हैं जो सिर्फ एक आंदोलन नहीं बल्कि साधारण किसानों के असाधारण साहस की कहानी है। यह कहानी है राजस्थान की मिट्टी से उपजे उस संघर्ष की जिसने लगान, लाग बाग और बेगार की बेड़ियों को तोड़कर आज़ादी और सम्मान की एक नई सुबह लेकर आया। ये महागाठा बिजोलिया किसान आंदोलन के नाम से जानी जाती है, जो 44 साल तक चला और पूरी तरह अहिंसक रहा। हमारी कहानी आज से करीब 125 साल पहले 19वीं सदी के अंत में मेवाड़ रियासत के एक छोटे से ठिकाने बिजोलिया से शुरू होती है। यह क्षेत्र, जो आज भीलवाड़ा जिले का हिस्सा है, इतिहास में ऊपर माल की जागीर के नाम से जाना जाता था। इस जागीर की नींव एक बहादुरी की दास्तान से जुड़ी है। वर्ष 1527 में जब राणा सांगा ने मुगल बादशाह बाबर से लोहा लिया था, तब जगनेर के अशोक परमार ने अपनी सेना के साथ उनका भरपूर साथ दिया था। इस शौर्य से प्रसन्न होकर राणा सांगा ने उन्हें यह ऊपर माल की जागीर दी थी। यह जागीर मेवाड़ के 16 प्रमुख सामंतों में से एक थी और इसके मालिक राव कहलाते थे। लेकिन विडंबना देखिए, जिस जमीन को वीरता के सम्मान में दिया गया था, वही जमीन आने वाले समय में शोषण और दमन का एक ऐसा केंद्र बन गई जिसकी मिसाल पूरे भारत में मुश्किल से मिलती है। इस शोषण की जड़ें 1818 की उन सहायक संधियों में छिपी थीं जो राजपूताना के शासकों और अंग्रेजों के बीच हुई थीं। इन संधियों के तहत राजाओं को अंग्रेजों को एक निश्चित वार्षिक रकम देनी होती थी। राजाओं ने यह बोझ जागीरदारों पर डाला और जागीरदारों ने यह पूरा बोझ लगान, लाग बाग और बेगार के रूप में किसानों पर डाल दिया। कल्पना कीजिए, एक किसान की हालत। उन पर 84 प्रकार के कर लगाए गए थे जिन्हें लाग बाग कहा जाता था। इन करों को चुकाने में उनकी आधी से ज्यादा कमाई चली जाती थी। इसके अलावा उनसे बिना किसी मजदूरी के जबरन सामंतों के लिए काम भी करवाया जाता था, जिसे बेगार प्रथा कहते थे। किसानों की मेहनत और पसीने का कोई मोल नहीं था। उनकी दुर्दशा का एक बड़ा कारण था लाटा कुंता पद्धति। लाटा में फसल तैयार होने के बाद खलिहान में उपज का अनुमान लगाकर कर वसूला जाता था। वहीं कुंता में फसल अभी खेत में खड़ी होती थी, तब उसका अनुमान लगाकर कर तय कर दिया जाता था। इन दोनों ही तरीकों में जागीरदार पूरी मनमानी करते थे और किसानों से अत्यधिक कर वसूलते थे। इन 84 करों में से 2 कर ऐसे थे जिन्होंने किसानों के धैर्य की अंतिम सीमा को तोड़ दिया था। पहला था चंवरी कर। 1903 में रावकृष्ण सिंह ने यह कर लगाया था। इसके तहत हर किसान को अपनी बेटी की शादी पर ठिकानेदार को 5 रुपये का भुगतान करना होता था। यह कर सिर्फ आर्थिक बोझ नहीं था, बल्कि किसानों के आत्मसम्मान पर भी एक सीधा हमला था। दूसरा कर था तलवार बंधाई कर। रावकृष्ण सिंह की मृत्यु के बाद 1906 में उनके उत्तराधिकारी पृथ्वी सिंह ने यह कर लगाया था। यह कर सामंतों की गद्दी संभालने के लिए एक तरह का उत्तराधिकारी शुल्क था, जिसे राव पृथ्वी सिंह ने किसानों पर थोप दिया। इन दोनों करों ने किसानों को यह एहसास करा दिया कि अब चुप रहना असंभव है, और इसी के साथ एक ऐतिहासिक संघर्ष की शुरुआत हुई। बिजोलिया किसान आंदोलन का पहला चरण 1897 से 1915 तक चला। यह किसी बड़े राष्ट्रीय नेता की कहानी नहीं, बल्कि किसानों के बीच से ही उभरे एक दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति की कहानी है, साधु सीताराम दास। एक रात 1897 में गिरधरपुरा गांव में गंगाराम धाकड़ के पिता के मृत्युभोज पर हजारों धाकड़ किसान इकट्ठा हुए थे। यह एक ऐसा मौका था जब सभी ने अपनी समस्याओं पर खुलकर बात की। साधु सीताराम दास की अध्यक्षता में उन्होंने निर्णय लिया कि वे इन अत्याचारों की शिकायत सीधे मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह से करेंगे। इस काम के लिए 2 बहादुर प्रतिनिधियों, नानजी पटेल और ठाकरी पटेल को चुना गया और उन्हें शिकायत लेकर उदयपुर भेजा गया। महाराणा ने शिकायत सुनी और जांच के लिए हामिद हुसैन नामक एक अधिकारी को बिजोलिया भेजा। हामिद हुसैन ने अपनी रिपोर्ट में किसानों की शिकायतों को सही पाया, लेकिन मेवाड़ सरकार ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। मेवाड़ सरकार की इस निष्क्रियता ने सामंत रावकृष्ण सिंह का हौसला बढ़ा दिया। उसने उन दोनों साहसी प्रतिनिधियों, नानजी पटेल और ठाकरी पटेल को जागीर से निकाल दिया। इस घटना ने किसानों को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। अब उन्हें अपने लिए खुद ही लड़ना होगा। इसी दौरान 1905 में साधु सीताराम दास ने मित्र मंडल नामक एक संगठन बनाया।
एक आयुर्वेदिक चिकित्सक होने के नाते वे गांवों में जाकर किसानों का इलाज करते और उनकी दुर्दशा को अपनी आंखों से देखते थे। उनका पूरा जीवन गरीब किसानों के शोषण के खिलाफ आवाज उठाने में समर्पित हो गया। वर्ष 1913-14 में फतेह करण चारण के नेतृत्व में लगभग 15,000 किसानों ने एक साहसिक रणनीति अपनाई, नो टैक्स अभियान। उन्होंने अपनी जमीन पर खेती करना छोड़ दिया और पड़ोसी राज्यों में किराए पर जमीन लेकर खेती करने लगे। यह जागीरदार के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि उसका राजस्व पूरी तरह से रुक गया। यह आंदोलन ढाकड़ जाति के किसानों द्वारा चलाया जा रहा था और इसका नेतृत्व प्रेमचंद भील, ब्रह्मदेव और फतेह करण चारण जैसे स्थानीय नेताओं के हाथों में था। यह राजस्थान का पहला संगठित किसान आंदोलन था। प्रथम चरण ने किसानों को उनकी सामूहिक शक्ति का एहसास कराया और उन्होंने जान लिया कि अगर वे एक होकर लड़े तो सामंतों को चुनौती दी जा सकती है। प्रथम चरण के अंत में 1915 में साधु सीताराम दास की मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जो बिजोलिया आंदोलन की दिशा हमेशा के लिए बदल देने वाला था। वह नायक था विजय सिंह पथिक। पथिक जी का मूल नाम भूप सिंह था और वे एक क्रांतिकारी थे जो 1915-16 की अखिल भारतीय क्रांति की योजना का हिस्सा थे। उस योजना के विफल होने पर वे पुलिस से बचकर टौड़गढ़ किले में नजरबंद हो गए, जहां से भागकर वे 1916 में साधु सीताराम दास के कहने पर बिजोलिया आ गए। गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन से भी पहले पथिक जी ने एक पूरी तरह से अहिंसक संघर्ष की कमान संभाली। 1917 में हरियाली अमावस्या के शुभ दिन पर उन्होंने ऊपर माल के किसानों को एक साथ लाकर एक शक्तिशाली संस्था बनाई, जिसका नाम था ऊपर माल किसान पंच बोर्ड। इस बोर्ड में 13 सदस्य थे और मन्ना पटेल को इसका सरपंच चुना गया। पथिक जी की सबसे बड़ी रणनीति थी इस आंदोलन को एक राष्ट्रीय पहचान दिलाना। उन्होंने मीडिया का भरपूर इस्तेमाल किया। उन्होंने ऊपर माल का डंका नामक एक समाचार पत्र भी प्रकाशित किया, लेकिन जो काम सबसे निर्णायक साबित हुआ वह था उनका कानपुर से प्रकाशित होने वाले गणेश शंकर विद्यार्थी के प्रताप समाचार पत्र से संपर्क। गणेश शंकर विद्यार्थी ने अपने अखबार में बिजोलिया आंदोलन के लिए एक स्थायी कॉलम ही खोल दिया, जिससे यह मुद्दा राष्ट्रीय मंच पर पहुंच गया। वर्ष 1919 के अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने बिजोलिया के किसानों की दुर्दशा पर एक प्रस्ताव रखा। पथिक जी ने बंबई जाकर महात्मा गांधी से भी मुलाकात की। गांधी जी ने किसानों के संघर्ष की सराहना की और मेवाड़ सरकार को चेतावनी दी। आंदोलन के बढ़ते दबाव के कारण ब्रिटिश सरकार ने 1922 में हस्तक्षेप किया। राजपूताना के एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई। 11 फरवरी 1922 को एक ऐतिहासिक समझौता हुआ, जिसके तहत 84 लागतों में से 35 को माफ कर दिया गया। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। ठिकानेदार ने कुछ ही समय बाद माफ की गई रियायतों को वापस ले लिया और नए कर थोप दिए। द्वितीय चरण की सफलता के बाद आंदोलन में कुछ मतभेद हो गए थे। 1927 में विजय सिंह पथिक ने आंदोलन का नेतृत्व छोड़ दिया। उनके जाने के बाद इस अंतिम और निर्णायक चरण की कमान अब माणिक्यलाल वर्मा, जमनालाल बजाज और रामनारायण चौधरी जैसे नए नेताओं ने संभाली। जब एक नए भूमि बंदोबस्त के तहत सिंचित भूमि पर कम और असिंचित भूमि पर अधिक कर लगाया गया, तब किसानों ने विरोध में अपनी असिंचित जमीनें वापस लौटा दीं। जागीरदार ने उन जमीनों को जब्त कर लिया और उन्हें बेच दिया। यह एक बड़ा झटका था, लेकिन किसानों ने हार नहीं मानी। इसी कठिन समय में माणिक्यलाल वर्मा ने पंछीड़ा नामक एक बेहद लोकप्रिय गीत लिखा, जिसने किसानों में एक नया जोश भर दिया। यह गीत उनकी शक्ति और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करता था। आंदोलन की लंबी अवधि, किसानों के दृढ़ संकल्प और राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते दबाव को देखते हुए अंततः मेवाड़ सरकार को झुकना पड़ा। वर्ष 1941 में 44 साल के लंबे संघर्ष के बाद एक ऐतिहासिक समझौता हुआ, जिसने इस आंदोलन को एक सफल अंत दिया। इस समझौते के तहत किसानों की सबसे बड़ी मांग, उनकी जब्त की गई जमीन को वापस लौटाना, मान ली गई। यह आंदोलन की सबसे बड़ी जीत थी, क्योंकि इसने किसानों को सिर्फ उनके अधिकार ही नहीं, बल्कि उनकी पहचान और जीवन का आधार वापस लौटाया। बिजौलिया किसान आंदोलन सिर्फ एक स्थानीय घटना नहीं थी,
बल्कि यह भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। यह भारत का सबसे लंबा और पहला पूर्णतः अहिंसक तथा संगठित किसान आंदोलन था। इसकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में किसानों से वसूले जाने वाले 84 में से 35 करों की माफ़ी और बेगार प्रथा का अंत शामिल है। इस आंदोलन ने भू राजस्व व्यवस्था में सुधार किया और किसानों को उनकी ज़मीन पर स्वामित्व का अधिकार वापस दिलवाया। तो दोस्तों, यह थी बिजौलिया किसान आंदोलन की पूरी कहानी। उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे एक लाइक ज़रूर कर दें। आपका एक लाइक हमें ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियां बनाने के लिए मोटिवेट करता है। और हाँ, कमेंट में हमें यह ज़रूर बताएं कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। हमें आपके सुझावों का इंतज़ार रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाना ना भूलें, ताकि अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।